आयुषी गुप्ता बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दे। पश्चिम एशिया में अमेरिका की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पश्चिम एशिया में और जवान तैनात अमेरिका करेगा। अमेरिका ने एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किया है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी भेजने की तैयारी है। ईरान के बढ़ते दखल के बाद से यह कदम उठाया गया है। तो इजराइल हमास से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी, मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी अब भेजने की तैयारी की जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिम एशिया में अमेरिका की ये बड़ी कार्रवाई, और देखिए लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें ये देखने को मिल रहा है कि अब जो युद्ध है दिन पर दिन बढ़ता ही दिख रहा है। तो देखिए दुनिया उस वक्त हैरान रह गई जब हमास ने अमेरिका के 2 बंधकों को रिहा कर दिया। हमास ने तो ये कहा कि वो इंसानियत के नाते इन 2 बंधकों को रिहा कर रहा है, लेकिन ये सही नहीं है। दरअसल हमास ने एक साजिश रची है और इस साजिश में एक किरदार अमेरिका भी है, जिसने बेंजामिन नेतन्याहू के साथ डबल गेम कर दिया है। अक्टूबर को अमेरिका के 2 बंधक रिहा किए और 21 अक्टूबर को हजारों टन की राहत सामग्री गाजा के अंदर चली गई। क्या बंधकों की रिहाई और राहत सामग्री गाजा के अंदर भेजे जाने को लेकर कोई सीक्रेट डील हुई है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिर हमास के खूंखार आतंकवादी इजराइल से भी बड़ा दुश्मन अमेरिका को मानते हैं। फिर आखिर ये आतंकवादी इतनी जल्दी कैसे अमेरिका के 2 बंधकों को रिहा करने पर राजी हो गए? ये वो सवाल है जिसके जवाब से बड़ा कूटनीतिक गेम डीकोड होने वाला है। पिछले 15 दिनों से इजरायल पूरे गाजा पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है, ये जानते हुए भी कि गाजा के अंदर इजरायल के 200 से ज्यादा नागरिक कैदी हैं और उनकी जान को खतरा हो सकता है। कैदियों में बहुत सारे छोटे बच्चे भी हैं, ये जानकारी भी इजरायल को है। लेकिन इसके बाद भी इजरायल की ये नीति रही है कि वो कभी भी आतंकवादियों के सामने झुकता नहीं है और बंधक बनाने के बाद दुश्मन के द्वारा खेले जाने वाले माइंड गेम के दबाव में नहीं आता है। और बिल्कुल ठीक ऐसा ही इस बार भी हुआ। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर को ही यानी हमास के अटैक के दिन ही यह ऐलान कर दिया था कि इजरायल अब युद्ध में है। उन्होंने कहा था कि वी आर इन वॉर। तब से आज तक कभी भी बेंजामिन नेतन्याहू ने बंधकों को लेकर अपनी कमजोरी नहीं दिखाई। ये जरूर कहा कि अमेरिका और इजरायल साथ मिलकर बंधकों की रिहाई की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने शायद बेंजामिन नेतन्याहू के सख्त रवैये के बावजूद हमास के आतंकवादियों के साथ सीक्रेट डील के तहत अपने बंधकों को रिहा करवाने पर काम शुरू कर दिया है। हमास ये कह रहा है कि उसने अमेरिका के 2 नागरिकों को मानवीय कारणों से छोड़ा है, लेकिन हमास के आतंकियों से मानव जैसे व्यवहार की उम्मीद करना बेमानी हो गई। दरअसल गाजा में भूख के बिना हमास के लड़ाके इतने परेशान हो गए कि उन्हें मजबूरी में 2 बंधकों को छोड़ना पड़ा और आने वाले दिनों में भी इस तरह की उम्मीद हमास की तरफ से की जा सकती है, क्योंकि इजराइल और दूसरे देशों का रुख बहुत कड़ा है हमास के खिलाफ। दरअसल लेबनान के एक अखबार neharnet.com पर हमास की योजना की असल खबर छपी है। लेबनान का यह अखबार लिखता है कि हमास की तरफ से यह कहा गया कि उन्होंने 2 अमेरिकी बंधकों को इसलिए रिहा किया है क्योंकि बाइडेन की तरफ से यह आश्वासन दिलाया गया है कि राहत सामग्री के कुछ ट्रक गाजा के अंदर आएंगे और रफा क्रॉसिंग को खोल दिया जाएगा। मतलब साफ है कि आतंकवादी सुरंगों के अंदर भूख से बिलबिला रहे हैं और इसीलिए सीक्रेट डील के जरिए एक तरफ गाजा के अंदर राहत सामग्री को आने देना चाहते हैं और दूसरी तरफ अमेरिका के 2 बंधकों को रिहा भी कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि इस सीक्रेट डील में एक अहम किरदार कतर के अमीर भी हैं।
याद कीजिए, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कतर का दौरा किया था और कतर के अमीर से मुलाकात की थी। इस दौरान क्या बात हुई, इसकी फुल डिटेल नहीं आई थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये सारी परतें खुलनी शुरू हो गई हैं। दरअसल अमेरिका के 2 बंधकों की रिहाई के बाद कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से ये बयान आया है कि आज रात अमेरिका के बंधकों की रिहाई सभी पक्षों के साथ कई दिनों तक लगातार बातचीत के बाद हुई है। प्रवक्ता का कहना है कि इजरायल और हमास के साथ कतर की बातचीत इस उम्मीद में जारी रहेगी कि वो सभी देशों के बंधकों को रिहा कर देंगे। यानी बात बिल्कुल साफ है कि एक आतंकी संगठन हमास के बिचौलिए की तरह बातचीत कतर की सरकार कर रही थी। अब इस तरह हमास इसलिए कतर के कूटनीतिज्ञों की पीठ ठोकेगा कि राहत सामग्री से भरे हुए ट्रक गाजा के अंदर पहुंच गए हैं, और जाहिर सी बात है कि गाजा के अंदर जब ये ट्रक जाएंगे तो इन पर कब्जा आतंकियों का ही होगा, क्योंकि गाजा पर जमीनी कब्जा आज भी हमास के आतंकियों का ही है और ये कोई नई बात भी नहीं है। पश्चिम की मीडिया रिपोर्ट्स में पहले भी ये कहा गया था कि इजरायल पहले से दावा करता रहा है कि गाजा में जो राहत सामग्री भेजी जा रही है उसके आतंकियों के पास पहुंचने की बहुत उम्मीद है। इजरायल पहले भी ये कह चुका है कि जो ईंधन गाजा भेजा गया था उसे हमास के आतंकियों ने चुरा लिया और इसीलिए हमास के पास ईंधन का स्टॉक बन गया। पिछले 1 हफ्ते से लगातार इजरायल पर यह दबाव बनाया जा रहा था कि वो रफा क्रॉसिंग को खोल दे और राहत सामग्रियों को गाजा के अंदर जाने दे, लेकिन इजरायल इसके लिए तैयार नहीं था और उसने 2 बार रफा क्रॉसिंग पर एयर स्ट्राइक भी की थी। यही नहीं, इजिप्ट के राष्ट्रपति अल सीसी भी बयान दे चुके थे कि अगर गाजा के अंदर राहत सामग्री नहीं जा पा रही है तो इसकी एक और वजह इजरायल की जिद है। इजरायल के अंदर उन परिवारों में पहले से काफी गुस्सा था जिनके सदस्यों को गाजा के अंदर हमास ने किडनैप किया हुआ है। इन पीड़ित परिवारों ने पिछले हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि गाजा के अंदर राहत सामग्री तब तक नहीं जानी चाहिए जब तक कि इजरायल के सभी 200 से ज्यादा बंधकों को रिहा नहीं कर दिया जाए। इस मांग पर नेतन्याहू की तरफ से कोई बयान नहीं आया था, क्योंकि शायद अमेरिका और कुछ साथी देशों का दबाव इजरायल पर था कि रफा क्रॉसिंग को खोला जाए। पूरी उम्मीद है कि जब अमेरिका के विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन ने कतर के अमीर से बात की होगी तब अमेरिका की तरफ से भरोसा दिलाया गया होगा कि अगर हमास बंधकों को रिहा करता है तो इजरायल राफा बॉर्डर को खोलने के लिए राजी हो जाएगा। यानी अगर देखा जाए तो इस पूरी डील में राजनीतिक नुकसान बेंजामिन नेतन्याहू को हुआ है। इजरायल को रफा क्रॉसिंग खोलने से रणनीतिक नुकसान भी हुआ है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन पहले नेतन्याहू के अंदरूनी राजनीति पर बात करनी जरूरी है। इजरायल के अंदर एक सर्वे हुआ है और इस सर्वे का दावा है कि इजरायल के 21% लोग गाजा में हमला करने के विरोध में हैं, लेकिन 65% लोग हमास पर हमले का समर्थन कर रहे हैं। गाजा में 51% लोग नहीं चाहते कि हिजबुल्लाह के साथ जंग हो और 49% लोग चाहते हैं कि हिजबुल्लाह के साथ भी जंग हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल नेतन्याहू के लिए ये हुई है कि इस सर्वे के मुताबिक अगर आज इजरायल में चुनाव हो जाए तो नेतन्याहू की पार्टी को करीब 20 सीटों का नुकसान होगा। अब जाहिर सी बात है कि बंधकों को रिहा किए बिना ही इतनी भारी मात्रा में गाजा के अंदर राहत सामग्री भेजे जाने से नेतन्याहू की लोकप्रियता इजरायल के अंदर और गिरने वाली है। लेकिन नेतन्याहू इसलिए मजबूर है कि वो कई फ्रंट पर जंग लड़ रहे हैं और अमेरिका का साथ और अमेरिका के हथियार उन्हें किसी भी कीमत पर चाहिए। युद्ध रणनीति के हिसाब से भी अगर आप सोचेंगे तो ये पता चलेगा कि हमास के साथ लड़ाई इजरायल की लंबे वक्त तक गाजा में चल सकती है और गाजा में लड़ाई लड़ने के लिए हमास को भी लंबे वक्त तक रसद चाहिए, यानी खाना चाहिए। शायद इसीलिए जो राहत सामग्री रफा से गाजा के अंदर गई है उस पर कब्जा करने की पूरी कोशिश आतंकियों के द्वारा की जाने वाली है। जब आप इन सारे पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये बात समझ में आ जाएगी कि तमाम देश अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए नेतन्याहू के साथ डिप्लोमेसी कर रहे हैं। अगर आज अमेरिका डेमोक्रेट्स की जगह रिपब्लिकन की सरकार होती और ट्रंप या कोई रिपब्लिकन राष्ट्रपति होता तो शायद वो हमास और ईरान के खिलाफ ज्यादा सख्त होता, लेकिन नेतन्याहू की किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है। डेमोक्रेट्स को अमेरिका में रिपब्लिकन के मुकाबले उदारपंथी माना जाता है। देखिए कैसे बाइडेन ने पहले बेहद चालाकी से हमास से डील के तहत अमेरिका के 2 नागरिकों को रिहा करवाया और फिर अमेरिका के अंदर राजनीतिक लाभ लेने के लिए दोनों बंधकों से मुलाकात भी की है और स्वागत भी किया है।
ये दोनों अमेरिकी बंधक 7 अक्टूबर को इजरायल के किबुत्ज में थे, जहां पर आतंकियों ने सबसे ज्यादा हिंसा की थी। यहीं पर नतालिया अपनी दादी का बर्थडे सेलिब्रेट करने गई थी, लेकिन आतंकियों के कब्जे में चली गई। नेतन्याहू को तो काफी तगड़ा झटका लग गया है, क्योंकि 15 दिनों से जो आतंकी सुरंगों के अंदर भूख से बेलबेला रहे थे, उनके पास अब राहत सामग्री पर कब्जे का विकल्प मौजूद है। लेकिन बंधकों के परिवार में खुशी है, खास तौर पर नतालिया के भाई अपनी बहन की रिहाई से उत्साह में है। Complete shock today when we found out about Natalie and Judith. The media actually found out before we did, and so we were completely taken by surprise, and it was this overwhelming mixture of this happiness and sadness and guilt that there are still people that need to be rescued. ब्रिटेन और फ्रांस के नागरिक भी हमास की कैद में हैं। जाहिर सी बात है कि जिस तरह गाजा में मारे जा रहे आम लोगों का एक दर्द है, ठीक उसी तरह से गाजा के अंदर हमास में मौजूद छोटे बच्चों के माता पिता का भी दर्द बहुत बड़ा है, और रिहाई के इस मौके पर यह दर्द छलक आया। I've been waiting for this moment for a long time, for 2 weeks. I haven't been sleeping for 2 weeks. Tonight I'm going to sleep good. I spoke with my daughter earlier today. She sounds very good. She looks very good. She was very happy. And she's waiting to come home. Her mother has a little scratch on her hand, but she told me it's nothing. She's okay. I spoke earlier with President Biden. I thank him for his concern, for his helping with the release of them. कुल मिलाकर इजरायल और हमास के इस जंग में एक ग्रेट गेम चल रहा है, जिसका खामियाजा नेतन्याहू को भुगतना पड़ रहा है। नेतन्याहू जैसा सख्त जान जिसने अपने भाई को जंग में खोया है, वो कभी भी इतनी आसानी से रफा क्रॉसिंग खोलने का फैसला नहीं ले सकता था। लेकिन शायद अमेरिका का दबाव उनकी स्ट्रेटजी पर ज्यादा भारी पड़ा है। तो इजराइल हमास युद्ध की तबाही दुनिया को डरा रही है। गाजा बारूदी कब्रिस्तान में बदल चुका है, लेकिन हमास सरेंडर को तैयार नहीं, क्योंकि हमास के साथ हर गुजरते दिन एक नया आतंकी संगठन जुड़ता जा रहा है। लेबनान के हिजबुल्लाह के बाद यमन के हुथी लड़ाकों ने इजराइल पर हमला बोल दिया है। इजराइल पर ड्रोन से मिसाइल दागने वाले हुथी लड़ाके अमेरिका से भी सीधे टक्कर ले चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। पंद्रह दिनों से इजरायल ने गाजा के अंदर 5000 से ज्यादा एयर रेड करके गाजा को कब्रिस्तान में बदल दिया है। लेकिन अब अचानक कुछ ऐसा हो गया है जिसकी कल्पना नेतन्याहू ने नहीं की थी। इजरायल के सामने सफल शासक माने जाने वाले गोल्ड मान्यार को भी ऐसी अभूतपूर्व परिस्थितियां नहीं झेलनी पड़ी थी। 6 डे वॉर में गोल्डा मायर ने 8 अरब देशों से अकेले जंग लड़ी थी, लेकिन इसमें यमन शामिल नहीं था। हालांकि अब वो जंग होने जा रही है, उसमें यमन भी कूद पड़ा है। यमन के हूथी विद्रोहियों ने 2 मिसाइलें लॉन्च करके अपनी ताकत दिखा दी है। लेकिन अब इजरायल ने भी इन हूथियों को जड़ से मिटा देने का ऐलान किया है, क्योंकि यह तय हो चुका है कि हूथी विद्रोहियों ने जो 3 मिसाइलें दागी थी, उसका टारगेट इजरायल था। जिसके बाद से इजरायल डिफेंस फोर्सेज ने यमन में हूथी रेबल्स के अड्डों को तबाह करने की सीधी चेतावनी दे डाली है। आईडीएफ के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने गाजा पट्टी के साथ लेबनान और यमन पर जवाबी हमले की जानकारी साझा की है। गुरुवार को 19 अक्टूबर को ही अमेरिकी नौसेना के एक जहाज ने यमन से इजरायल की ओर लॉन्च की गई मिसाइलों और ड्रोनों को रोक दिया था। अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने दावा किया था कि हूथी ने इजरायल के खिलाफ ड्रोन भी छोड़े थे।
मतलब इजराइल का एक और पुराना दुश्मन जंग के मैदान में है। हमास की तरह इजराइल के इस दुश्मन को ईरान ने ही खड़ा किया है। ईरान से ही हमास और हूथी को खाद्य पानी मिलता है। We cannot say for certain what these missiles and drones were targeting, but they were launched from Yemen, heading north along the Red Sea, potentially towards targets in Israel. Our defensive response was one that we would have taken for any similar threat in the region, where we're able to do so against our interest personnel and our partners. इजराइल पर हमले के साथ ही खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को भी मिसाइल और ड्रोन से दहलाना शुरू कर दिया गया है। तो भारत ने फिलिस्तीन को मदद भेजी है। आपको बता दें कि दवाइयां और खाद्य सामग्री भेजी फिलिस्तीन। भारत ने भेजी 6.5 टन मेडिकल सहायता सामग्री। आपको बता दें कि भारत ने 32 टन आपदा राहत सामग्री भेजी है। वायुसेना का C-17 विमान राहत सामग्री लेकर के रवाना हो चुका है। तो विमान से देखिए राहत सामग्री भेजी जा रही है। भारत ने फिलिस्तीन को मदद भेजी है। दवाइयां और खाद्य सामग्री फिलिस्तीन भेजी जा रही है। भारत ने 6.5 टन मेडिकल सहायता सामग्री फिलिस्तीन को भेजी है और 32 टन आपदा राहत सामग्री भेजी गई है। वायुसेना का C-17 विमान राहत सामग्री लेकर के रवाना हुआ है। तो देखिए दवाइयां और खाद्य सामग्री फिलिस्तीन भेजी जा रही है भारत की तरफ से और भारत अब फिलिस्तीन की मदद कर रहा है। भारत ने 32 टन आपदा राहत सामग्री भेजी है। तो बिहार के कई जिलों में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तकरीबन 4 सेकंड तक धरती हिलती रही है। हालांकि राजधानी पटना में इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला है, लेकिन बगहा, सिवान, गोपालगंज समेत कई जिलों में भूकंप के हल्के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। कहीं से किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। रेक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.3 मापी गई है। तो देखिए बिहार में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और पटना सहित कई जिलों में भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं और भूकंप की तीव्रता जो है वो 5.3 मापी गई है। तो कोई जनहानि की देखिए खबर सामने नहीं आई है और पटना सहित कई जिलों में यहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और भूकंप की जो तीव्रता रही है वो 5.3 बताई जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, आजम खान को एनकाउंटर का डर सता रहा है। शिफ्टिंग के दौरान रामपुर जेल से निकलते हुए बोले थे आजम खान, हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये आजम खान ने कहा। अब सीतापुर जेल पहुंच चुके हैं आजम खान और आपको बता दें कि आजम खान रामपुर जेल से शिफ्ट हुए हैं। तो आजम खान को अब एनकाउंटर का डर सता रहा है। उन्होंने ये बात कही है और उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ भी हो सकता है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा और क्या कुछ आजम खान ने कहा वो आपको सुनाते हैं। हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है, आप लोग कुछ भी हो सकता है। झुंझुनू से बड़ी जानकारी आपको दे दें, आपको बता दें कि किर्गिस्तान में फंसे शेखावती के कामगार और वीडियो भेज करके वतन वापसी की गुहार लगाई है। 2 महीने से कामगारों को यहां पर वेतन नहीं दिया गया है। 70,000 महीने की तनख्वाह का लालच दिया था और एजेंट के झांसे में आए कामगार अब गुहार लगा रहे हैं और उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि वतन वापसी उनकी कराई जाए। तो किर्गिस्तान में देखे शेखावती के जो कामगार हैं वो फंसे हुए हैं और वीडियो भेज करके वतन वापसी की गुहार इनके तरफ से लगाई गई है। तो कई शेखावती देखिए अभी वहां पर फंसे हुए हैं। 2 महीने से कामगारों को वेतन नहीं मिला है जिससे वो अब परेशान हो रहे हैं। 70,000 महीने की तनख्वाह का देखिए लालच दिया गया था और अब वीडियो बना करके वतन वापसी की गुहार कामगार की तरफ से लगाई गई है। तो शेखावती के कामगार देखिए वहां पर फंसे हुए हैं, वीडियो भेज करके वतन वापसी की गुहार लगाई जा रही है। झुंझुनू से ये बड़ी जानकारी, जहां पर किर्गिस्तान में शेखावती के कामगार फंसे हुए हैं, अब परेशान हो रहे हैं और उन्होंने वीडियो भी भेजी है और भेज करके वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं। और देखिए 2 महीने से इन कामगारों को वेतन नहीं दिया गया है जिससे काफी परेशानी हो रही है और 70,000 महीने की तनख्वाह का इनको लालच दिया गया था।
सिरोही में तीनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी की दूसरी लिस्ट आने के बाद में नामों की घोषणा हो गई है। शिवगंज विधानसभा क्षेत्र पर पूर्व गोपालन मंत्री ओटाराम देवासी को टिकट दिया गया, जिसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और टिकट मिलने पर देवासी ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। आज की तारीख में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सिरोही जनता के विश्वास पर मुझे जो भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिया है, उसके लिए मैं सिरोही की जनता का और भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और विशेष तौर से 10 साल से मैं सिरोही की जनता के साथ में हूँ और जिस तरह से पूरे क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर, और विशेष तौर से मैं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको बधाई देता हूँ कि उनके ही प्रयास से मुझे जो टिकट मिला है, उसके लिए मैं सिरोही की जनता का और मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का खूब खूब आभार व्यक्त करता हूं और उनको धन्यवाद भी देता हूं कि जिस तरह से आपके साथ में मैं और कार्यकर्ताओं ने मिलकर के 10 साल तक जो काम किए हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम सिरोही के विकास के लिए, सिरोही की जनता के लिए और सिरोही के विश्वास पर जिस तरह से हम खरे उतरे, यही हमारी भावना रही। तो बीजेपी की तरफ से पोखरण सीट पर तारातरा के मठाधीश महंत प्रताप पुरी को उम्मीदवार बनाया गया है। वही घोषणा के बाद महंत प्रताप पुरी का जगह जगह स्वागत किया गया। महंत बोले, पिछले 5 सालों तक पोखरण में कांग्रेस ने कई फर्जी वोट जुटाए थे, अब जोधपुर संभाग के साथ पूरे राजस्थान में खिलेगा कमल। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है, वो आपको सुनाते हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को रणभेरी बज चुके हैं और उसके साथ ही बीजेपी ने बढ़त बनाते हुए दूसरी सूची जारी करी है और दूसरी सूची में महंत प्रतापपुरी का जो नाम है पोखरण से, वो फाइनल हुआ है। आज हमारे साथ में प्रतापपुरी जी, उनसे बातचीत करेंगे कि कितना विश्वास था उनको टिकट को लेकर के। देखिए, हम विश्वास अपने कर्म में करते हैं और जिस सिद्धांत से, जिस पार्टी से हम लोग जुड़े हुए हैं, वो सैद्धांतिक पार्टी है। जहाँ भी हमें आवश्यकता अनुसार जो सेवा का मौका देंगे, उस सेवा को करने के लिए हम लोग सब तत्पर हैं। इसलिए विश्वास केवल पार्टी पर था, विश्वास अपने कर्म पर था, विश्वास अपने गुरु महाराज पर था और इसीलिए हम विश्वास में खड़े उतरेंगे। अच्छा प्रताप जी, सबसे बड़ी बात ये कि जो पोखरण सीट है वहां पर कई नाम सामने आ रहे थे, उसको लेकर के किस तरीके की चीजें, क्योंकि आपको कितना विश्वास था? बीच में आपका एक वीडियो भी आपने जारी किया कार्यकर्ताओं को शांत करने के लिए। देखिए, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को मैं सम्मान करता हूं, परंतु शीर्षस्थ सब जानते हैं और जनता की भावना के अनुरूप निर्णय लेते हैं। मैं शीर्षस्थ बैठे हमारी भारतीय जनता पार्टी की समस्त उन अग्रगण्यों को प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि जनता की भावना के अनुरूप हम सब लोग कमल खिलाएंगे। राजस्थान में कमल खिलेगा निश्चय। 2023 और 2024 में पुनः विश्वगुरु बनने के अग्रसर होगा भारत। पोखरण के अंदर किन मुद्दों को लेकर के इस बार आप जनता के बीच में जाएंगे? पोखरण के ज्वलंत मुद्दे जो है वो ऐसे के तैसे पड़े। पोखरण को जिला बनाना चाहिए था। पोखरण के अंदर शिक्षा के लिए स्कूल जरूर बनाए, शिक्षक नहीं है। और पोखरण एक महानगरी के रूप में उभर करके विश्व पटल पर किस प्रकार आया है, वहाँ बेरोजगारी का जो है आलम, उसको कैसे समाप्त किया जाए, शिक्षा, गो संरक्षण, संवर्धन। तो हनुमानगढ़ से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पिलीबंगा में द्रौपदी मेघवाल ने बैठक बुलाई है। 25 अक्टूबर को रावतसर में यह बैठक बुलाई गई है। पिलीबंगा से बीजेपी की दावेदार थी द्रौपदी। आपको बता दें कि धर्मेंद्र मोची को टिकट मिलने का विरोध और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकती हैं। हनुमानगढ़ से यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, पिलीबंगा से बीजेपी की दावेदार थी द्रौपदी। अब यहां पर उन्होंने बैठक बुलाई है। धर्मेंद्र मोची को टिकट मिलने का विरोध और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। तो चलिए यार, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। शुरू करो। अरे एक महिला बुरी। वर्ल्ड कप में आज भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से है। यह मैच दोपहर 2 बजे धर्मशाला में खेला जाएगा। यह मुकाबला धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैदान हमेशा से तेज गेंदबाजों के लिए मददगार साबित हुआ है। आज के मैच में भी यहां तेज गेंदबाजों के हावी रहने का अनुमान है। आपको बता दें कि धर्मशाला में अब तक कुल 7 वनडे मुकाबले खेले गए हैं। इस दौरान पहली पारी में केवल 3 बार 250 प्लस स्कोर बना है। 3 बार तो यहां पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 200 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है। इन 7 मैचों में टॉस जीतने वाली टीम ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। यहां चेंज करने वाली टीम 4 बार और पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 3 बार विजयी रही है।
वहीं मौजूदा अंक तालिका में न्यूजीलैंड की टीम 4 मैचों में 4 जीत और 8 अंक के साथ शीर्ष पर है, जहां उसका नेट रन +1.923 है। तो वहीं भारत ने भी 4 मैचों में 4 जीत हासिल की है, उसकी भी 8 अंक है, जबकि नेट रन रेट की बात कर ले तो +1.659 है। वहीं आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप में कुल 9 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें न्यूजीलैंड ने 5 और भारत ने 3 में जीत दर्ज की है। एक मैच बेनतीजा रहा है। लेकिन बात करें तो 2003 के बाद भारत ने 50-50 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को हराने में नाकाम रही। ऐसे में भारतीय टीम 20 साल बाद न्यूजीलैंड टीम को हराने के इरादे से उतरेगी। तो देखिए भारत और जहाज से उतरेंगे। दीवार पर लिखा हुआ साफ दिखाई देता है कि कांग्रेस जिसने आभासी सरकार यहां के लोगों को दी, सपनों के सौदागर सरकार दी, जिस सरकार में लूट और झूठ का खेल खूब चला, वो सरकार अब उस सरकार के बारे में असलियत लोगों के सामने आ गई। 5 साल का रिपोर्ट कार्ड जब देखते हैं सरकार का तो नील बटा नील नजर आता है। सारी योजनाएं स्वतः बंद इसलिए हो गई, चाहे वो अन्नपूर्णा योजना हो, चाहे स्मार्ट टेलीफोन की योजना हो, चाहे दूसरी चिरंजीवी योजना से लेकर अनेकों योजना पर ताला इसलिए लग गया कि इन्होंने बजट में प्रावधान ही नहीं किया था। 3-3 महीने योजना पर बजटीय प्रावधान करके आभासी सरकार ने आभास दिलाने की कोशिश जरूर की थी। और अब ये जब योजनाएं बंद हुई है तो लोगों को असली चेहरा कांग्रेस का सामने आ गया, इसलिए कांग्रेस का जाना तय है। आप तो बैक टू पेवेलियन वापस चले गए और डोटासरा साहब ने बड़ा बयान दिया कि कुछ नहीं किया, घबरा के आपने अपनी सीट बदल दी। मैं उस सीट पर गया हूं जो आजादी के बाद सिर्फ 2 बार भारतीय जनता पार्टी जीती है, जिसमें 1 बार मैं जीता हूं। अब डोटासरा जी के बयान और अब तर्कस के तीर तो अब चलेंगे जब धरती पर खंदक की लड़ाई होगी। अब देखते हैं हमारा रथ रुकता है विजय का या उनका रास्ता रुकता है, अब समय बताएगा। अब बड़बोलापन अब धरती पर आएगा जब आंख से आंख मिलाकर धरातल की लड़ाई होगी, तब देखेंगे डोटासरा जी का। ओएसडी जो है लोकेश शर्मा, वो आज सचिन पायलट के आवास पे पहुंचे और बातचीत किए, काफी देर उनकी बातचीत। देखिए अब कांग्रेस की बिचारी कांग्रेस की हालत देखिए। अब कांग्रेस में कार्यकर्ता और पदाधिकारी नहीं, मुख्यमंत्री जी के ओएसडी जो एक तरह से अब तक सरकारी नुमाइंदे हैं, वो कांग्रेस की राजनीति की बात करेंगे। ये डिजाइन बॉक्स की ने चलाई जो सरकार पिछले 4 महीनों से, अब उस सरकार की असलियत भी सामने आ गई। अब विज्ञापन की सरकार को धरती पर उतरना पड़ेगा जब मालूम पड़ेगा कि धरती नीचे से कितनी खोखली है। राठौड़ साहब, सरदार शहर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उतर गए, टोंक से सचिन पायलट उतर गए। इन दोनों के सामने बीजेपी ने चूंकि 124 तो डिक्लेयर कर दिया, लेकिन इन दोनों सीटों के प्रत्याशी अब तक आप तिल देखना, तिल की धार देखना, समय देखना, समय के साथ साथ इनको चुनौती देने वाले लोगों का देखना। हमारे पहलवान मालिश करके तैयार हो रहे हैं और जल्दी मैदान में कूद पड़ेंगे। सर ओवैसी तो बड़े रेसलर उतारेंगे अब इन दोनों सीटों पर। हम धरती के पुत्रों को उतारेंगे। हम उन लोगों को उतारेंगे जो बूथ पर मेरा बूथ सबसे मजबूत की बात को कहते हुए चुनाव मैदान में उतरेंगे। वसुंधरा जी का भी नाम घोषित हो गया। अब तो क्या अनहोनी बात है, वसुंधरा जी नेता है, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। नहीं, अब मजबूती कितनी ज्यादा मिल जाएगी, क्योंकि तमाम जो बड़े लीडर है उनके नाम घोषित हो चुके हैं। मजबूती पहले से ही थी। तो अभी आप सुन रहे थे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को, जिन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। तो देखिए आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच में मुकाबला होने वाला है और वहीं इस मैच में भारत की अगर संभावित प्लेइंग 11 देखें तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज। देखिए ये सब नाम हम आपको बता रहे हैं जो कि आज प्लेइंग 11 होगी।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, देखिए आज का जो मुकाबला है काफी दिलचस्प होने वाला है। भारत और न्यूजीलैंड दोनों के बीच में ये मुकाबला, और ये कहा जा रहा है कि अभी कहीं बारिश हो गई तो कहीं ना कहीं मुकाबला पे फर्क भी पड़ जाएगा। इसको लेकर के क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, हम जो गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर खड़े हैं और सीधे हम क्रिकेट प्रेमियों से ही आपकी बात कराते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड और भारत का जितना रोमांचक मुकाबला है उनसे कहीं ज्यादा जो है यहाँ क्रिकेट प्रेमियों में उत्सुकता बनी हुई है। कई लोग जो क्रिकेट खेल रहे थे वो थोड़ी देर बाद में टीवी के पास टकटकी लगाकर इस मैच का लुत्फ उठाएंगे। यहाँ कॉलेज के बाहर जहाँ क्रिकेट प्रेमी जो युवा है खड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं और सीधा जानते हैं कि जो आज का मैच रहने वाला है वो किस तरह रहने वाला है और किस तरह से उत्साह। आपसे जानना चाहते हैं आज का मैच को लेकर किस तरह युवाओं में उत्साह है? जिस तरह से विराट कोहली और रोहित शर्मा चल रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी फॉर्म में, और बुमराह भी बहुत अच्छी फॉर्म में। उनको देखकर लगता है इस बार का वर्ल्ड कप इंडिया में ही है और इंडिया ही जीतेगा, और काफी लंबा समय से इंतजार है सभी भारतवासियों को, इसलिए इंडिया ही जीतेगा। इंडिया जीतेगा ये सबको पहले से पूरा भरोसा। आप क्या कहना चाहते हैं? इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों अच्छी टीम है और दोनों फर्स्ट और सेकंड पोजीशन वाली टीम है, और आज का जो मैच है वो इंडिया और न्यूजीलैंड का है। और ये जो मैच हो रहा है वो धर्मशाला में हो रहा है, जहां पर सबसे ज्यादा स्विंग देखी जाती है। तो अगर ये जो मैच है ये ज्यादातर अभी आधा मैच तो टॉस पे डिपेंड हो जाएगा। जो टॉस जीतेगा वो बॉलिंग पर, ये पूरा मैच ही बॉलिंग के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। बैट्समैन के लिए इस मैच में बहुत मुश्किल होने वाली है, तो मैच काफी। आपको क्या लगता है हार्दिक पांड्या भी खेल रहे हैं? हाँ जी खेलेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों टीमें बड़ी टीम है, दोनों अच्छी है। हम लगातार 4 मैच जीत चुके हैं और पॉइंट टेबल में भी हम सबसे आगे हैं। तो हमें बेसिकली, मैं एक भारतीय होने के नाते मैं यही चाहूंगा टीम इंडिया ही जीते। हाँ, हालांकि न्यूजीलैंड टीम को भी काफी मजबूत माना जाता है, लेकिन भारत का मुकाबला आज न्यूजीलैंड से है। क्या कहना चाहते हैं आप? ये तो सबको पता है कि इंडिया ही जीतेगी, कि जैसे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है इससे पहले 4 मैचों में। तो आगे भी यही तय है कि इंडिया ही जीतेगी आज का। बिल्कुल, आप बने रहिए ओम प्रकाश हमारे साथ। दीपक पुरी भी हमारे साथ भरतपुर से लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच में दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि अभी तक दोनों ही टीमें 4-4 मैच जीत चुकी है, और ये भी कहा जा रहा है कि प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव हो सकते हैं। उसको लेकर के क्या अपडेट है अभी आपके पास? और जैसे कि आपके बैकग्राउंड में कुछ लोग नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल आयुषी, देखिए आज का जो मैच होगा वो बड़ा रोमांचक मैच होगा, क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो ये मैच होने जा रहा है हिमाचल के धर्मशाला में होगा, और ये जो मैच है उसको देखने के लिए लोग लगातार उत्साहित नजर आ रहे हैं। हमारे साथ क्रिकेट से जुड़े जो लोग हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पर जो क्रिकेट कोच है शत्रुघ्न तिवारी वो हमारे साथ मौजूद हैं, और कई ऐसे खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं जो राजस्थान लेवल पर खेला आए हैं। उनसे हम पूछेंगे कि किस तरह का ये इंटरेस्टिंग मैच रहेगा। आज लंबे समय बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच हो रहा है, और क्या देखा जाता है इस मैच में, किस तरह डेफिनेटली भारत न्यूजीलैंड जो मैच हो रहा है, आंकड़ों की बात करें तो भारत 23 साल में मैच न्यूजीलैंड से वर्ल्ड कप में कभी नहीं जीता है, लेकिन मुझे प्रभु श्री राम पर पूरा भरोसा है कि इस बार भारत जरूर हिमाचल में ये जो धर्मशाला ग्राउंड पर मैच होगा जीतेगा। और क्योंकि उसका कारण ये है कि हमारे सारे खिलाड़ी फॉर्म में हैं। आप चाहे बैट्समैन ले लो, रोहित शर्मा ले लो, विराट कोहली ले लो, श्रेयस अय्यर ले लो, शुभमन गिल ले लो, और सारे बॉलर हमारे फॉर्म में हैं। और जो धर्मशाला ग्राउंड है वो भारत के लिए लकीली ग्राउंड है। भारत हमेशा वहाँ अच्छा में प्रदर्शन करता है। और दूसरा, प्लेइंग कंडीशन वहाँ बॉलिंग की रहेगी, क्योंकि वो पहाड़ पर ग्राउंड है तो बॉल ज्यादा स्विंग करेगी, और हमारे बैट्समैन बहुत अच्छा बेहतरीन खेल रहे हैं, इसलिए भारत जरूर डेफिनेटली मैच जीतेगा। बिल्कुल, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं आयुषी, उनसे जानेंगे। ये खिलाड़ी हैं, आप खुद खेलते हैं, राजस्थान लेवल पर खेले हैं, किस तरह से देखते हैं इस मैच को, किस तरह से जीता जा सकता है, क्या कंडीशन इस मैच के अंदर रहेंगी? जी देखिए, डेफिनेटली भारत इस मैच को जीतेगा, क्योंकि भारत डोमिनेट करता हुआ आ रहा है इस वर्ल्ड कप में। अभी तक सारे मैचेस जीते हैं। बस भारत के लिए एक जो मेजर उनके लिए प्रॉब्लम है वो है हार्दिक पांड्या की चोट। हार्दिक पांड्या अगर बाहर होंगे तो उनकी जगह पे कौन अंदर आएगा, ये अभी सवाल बना हुआ है भारतीय टीम में, जहाँ पर अभी राहुल द्रविड़ ने ये कहा है कि लगभग मोहम्मद शमी अंदर आएंगे। ठीक है, शार्दुल ठाकुर को आप बाहर करके एक बैट्समैन सूर्य कुमार यादव को ऐड करेंगे, तो सूर्य कुमार यादव को ऐड करते हुए भारत की सीमिंग बॉलिंग बहुत अच्छी हो जाएगी।
तो डेफिनेटली भारत इस क्षेत्र में आगे जाएगा और जीतेगा इस मैच को। बिल्कुल, और भी लोग हैं आयुषी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। जो खिलाड़ी हैं, आप देखिए ये सभी खिलाड़ी हैं और अभी इस ग्राउंड में क्रिकेट मैच भी चल रहा है। इनसे जानेंगे किस तरह देखते हैं आप इस मैच को, क्या कंडीशन रहेगी, किस तरह जीता जा सकता है। अभी तक जैसा परफॉर्मेंस इंडिया देता आया है और हमारे लिए ये बहुत अच्छी सौभाग्य की बात है कि इंडिया अभी तक एक भी मैच नहीं आ रहा है, चारों के चारों मैच जीता है, तो उससे कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा है। और दूसरा, न्यूजीलैंड की अगर बात करें, वो जो प्रेशर बना हुआ है लगातार दर्शकों का कि न्यूजीलैंड से इंडिया वर्ल्ड कप में 20 साल हो गए, अभी तक कोई भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं है जिसमें मैच जीता हो, तो इस बार वो एक प्रेशर रहेगा। लेकिन कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा ये है कि पीछे से एक भी मैच इंडिया नहीं आ रहा, तो वर्ल्ड कप में पॉसिबिलिटीज़ हैं और हमारी शुभकामनाएं भी सारे देश की साथ में हैं इंडिया के कि मैच जीते न्यूजीलैंड से। बिल्कुल आयुषी, और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। खिलाड़ी हैं, लगातार खेलते हैं क्रिकेट में, काफी अभ्यास इनका रहा है। किस तरह देखते हैं, क्या कॉन्फिडेंस रहेगा, किस तरह से इस मैच को जीता जा सकता है आज धर्मशाला में? क्योंकि चारों मैच अपनी इंडिया टीम जीती है, तो आगे भी हमारा ये 5वां मैच इंडिया ही जीतेगी, क्योंकि वर्ल्ड कप हमारे देश में हो रहा है और ज़्यादातर हमारे देश में हम धर्मशाला वगैरह सभी जगह हमारे इंडिया टीम खेली हुई है और देखते हैं क्या होता है वो आज। तो बिल्कुल दीपक, देखिए हम देख पा रहे हैं कि काफी उत्साहित लोग नजर आ रहे हैं और दोपहर 2 बजे का इंतजार है जब इस मैच की शुरुआत होगी। और आज सुपर संडे, हर कोई टकटकी लगा करके बैठा हुआ है। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी है। पीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा, अमित शाह जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। वह भारत की प्रगति और गरीबों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने भारत के सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने और सहकारी क्षेत्र को और विकसित करने में उल्लेखनीय योगदान देकर एक उत्कृष्ट प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भाजपा को मजबूत करने में उनकी भूमिका सराहनीय है। उन्हें लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिले। तो अमित शाह जी को देखिए जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्मदिन की बधाई दी है, लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। तो भाजपा को मजबूत करने में अमित शाह की देखिए यहाँ पर काफी योगदान रहा, ये भी उन्होंने लिखा है। और ये देखिए ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है, लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। तो अमित शाह का जो जन्मदिन है और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके अमित शाह को बधाई दी है और उन्हें लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिले, ये उन्होंने ट्वीट में लिखा है। और भाजपा को मजबूत करने में उनकी भूमिका सराहनीय है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अमित शाह के जन्मदिन पर ट्वीट करके बधाई दी है और उन्होंने लिखा, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। आम जन का सशक्तिकरण सुनिश्चित करते हुए देश को प्रगति पथ गतिमान करने के आपके प्रयास अभिनंदनीय है। ईश्वर से आपके स्वास्थ्यपूर्ण जीवन व दीर्घायु की प्रार्थना करता हूं। तो देखिए गृह मंत्री अमित शाह का आज जन्मदिन है और ओम बिरला ने भी अमित शाह को बधाई दी है। ट्वीट करके उन्होंने बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके आज अमित शाह को बधाई दी है। और देखिए यहाँ पर अब ओम बिरला ने भी ट्वीट किया है और ओम बिरला ने ट्वीट करके अमित शाह को जन्मदिन की बधाई दी है। तो देश को प्रगति पथ गतिमान करने के आपके प्रयास अभिनंदनीय है। आपके स्वास्थ्यपूर्ण जीवन व दीर्घायु की प्रार्थना करता हूं, ये ओम बिरला ने लिखा है। तो त्रेता युग में जिस संजीवनी बूटी ने लक्ष्मण के प्राण बचाए, तब हनुमान जी पूरे द्रोण पर्वत को ही उठा करके ले गए थे। उत्तराखंड के चमोली में कांग्रेस सरकार में संजीवनी खोजने का प्लान बना पर कामयाबी नहीं मिली। अब इसी काम में हाथ आजमाने की बात बीजेपी सरकार में हो रही है। पर जो काम 3 युगों में नहीं हो पाया, क्या अब वो हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। रामायण में लक्ष्मण को प्राण घातक बाढ़ लगा तो प्राण बचाने का काम राम भक्त हनुमान ने संजीवनी बूटी लाकर किया। हिमालय के नजदीक द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाने की बात आज भी रामायण में होती है।
उत्तराखंड में संजीवनी बूटी को खोजने की बात कांग्रेस सरकार में हुई और अब बात आगे नहीं बढ़ी, पर अब इसी लाइन पर काम करने की बात बीजेपी सरकार में हो रही है। धर्मगुरु और सरकार में मंत्री सतपाल महाराज ने यही बात की है। हरिद्वार के प्रेम नगर आश्रम आयुर्वेद से जुड़े एक प्रोग्राम में सतपाल महाराज ने कहा है कि अगर संजीवनी बूटी का पता लगाया जाए तो देश और दुनिया को बड़ा फायदा होगा। हमारे उत्तराखंड के अंदर संजीवनी बूटी यही होती है। लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए तो हनुमान जी को यही काम सौंपा गया और उत्तराखंड से संजीवनी ले। आज उस संजीवनी का हम लोग निश्चित रूप में उसका पता लगाएं तो देश और दुनिया को बहुत फायदा हो सकता है। संजीवनी बूटी को रामायण में एक औषधि बताया गया है, तो क्यों ना इसे उत्तराखंड सरकार खोजे। इस प्लान पर बात पिछले कांग्रेस सरकार में आयुष मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने की। उनके मुताबिक मीटिंग भी हुई, प्लान भी बना, पर केंद्र की बीजेपी सरकार ने संजीवनी बूटी की खोज में सहयोग नहीं किया। इसलिए अब बीजेपी के मंत्री खोजने की बात कर रही है, तो ये अच्छा कदम है। इसके लिए हम लोगों ने एक अधिकारियों की बैठक कराते हुए इसमें 2-3 बैठकें भी कर ली थी, एक प्रोजेक्ट भी बनाया था। प्रोजेक्ट को जो है केंद्र सरकार के भेजा था, लेकिन उसको वहाँ पर उसको अमली जामा नहीं पहना पाए। तो ये अच्छा कदम है इसको, लेकिन ये सिर्फ पेपरों तक न रहे, इसको अमली जामा पहनाया जाए तो मैं समझता हूँ इससे पूरे के पूरे उत्तराखंड की आर्थिकी अपने आप जो है मैं समझ सर्वोच्च स्तर पर पहुँच जाएगी। उत्तराखंड में आयुर्वेद का खजाना है और लक्ष्मण के प्राण बचाने वाली संजीवनी उत्तराखंड में ही मिली थी। इस बात पर कांग्रेस और बीजेपी की सोच एक है, लेकिन अब सवाल है कि संजीवनी खोजने का जो काम कांग्रेस सरकार में नहीं हो पाया, क्या बीजेपी अपने मंत्री और धर्मगुरु सतपाल महाराज की बात पर संजीवनी खोजने का अभियान शुरू करेगी। हरिद्वार से पुलकित, कोटद्वार से अनुपम, जोशीमठ से नितिन के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18। तो दौसा से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दे, चुनाव को लेकर के देखिए पुलिस मुस्तैद है। कार से मिला 4.5 लाख का कैश, हरियाणा नंबर की गाड़ी से ये कैश मिला है। मंडावरी थाना पुलिस ने कार्रवाई की और इससे पहले एक कार से 20 लाख मिले थे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दौसा से दे रहे हैं। देखिए चुनाव को लेकर के पुलिस मुस्तैद है और मंडावरी थाना पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है और इससे पहले एक कार से देखिए 20 लाख रुपए मिले थे और एक बार फिर से 4.5 लाख रुपए कैश कार से मिले हैं। तो चुनाव को लेकर के पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। हरियाणा नंबर की गाड़ी से ये कैश मिला है। चुनाव को लेकर के पुलिस अब पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और ये जानकारी आपको दे रहा है कि कार से 4.5 लाख रुपए का कैश मिला है। तो हरियाणा नंबर की गाड़ी से ये कैश मिला है और पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। मंडावरी थाना पुलिस की ये कार्रवाई। तो बांसवाड़ा में हरियापाड़ा गांव में खेतों में एक किशोर को करंट लग गया, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। किशोर के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। तो देखिए आनंद फानन में अस्पताल पहुंचाया गया और डॉक्टरों ने किशोर को मृत घोषित कर दिया है। बांसवाड़ा से ये जानकारी, जहां पर करंट लगने से किशोर की मौत की खबर सामने आ रही है। खेत में काम करने गया था, उसी दौरान करंट लग गया और आनंद फानन में देखिए अस्पताल पहुंचाया गया और जब अस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। खेत में पानी पिलाते हुए लाइट छोड़ दी। खेतों में पानी पिला रहा था और करंट लग गया। फिर कहाँ ले गए तुम? छोटी जर्मन ले गए। छोटी जर्मन ले गए। फिर छोटी जर्मन से यहाँ बांसवाड़ा लाया। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे डेथ हो गई, मौत हो गई उसकी। हाँ, मौत हो गई। डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। तुम्हारे क्या लगता है? बाणज लगता है। तो बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से बड़ी जानकारी आपको दे दे। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का रोड शो और वीर तेजा धर्मशाला में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। चुनाव को लेकर के आरएलपी कार्यकर्ता में जोश भरते हुए नजर आएंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के ये बड़ा कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का आज रोड शो होने वाला है और वीर तेजा धर्मशाला में कार्यकर्ता सम्मेलन भी होगा।
तो आरएलपी कार्यकर्ताओं में आज बेनीवाल जोश भरते हुए नजर आएंगे। देखिए, आगामी दिनों में चुनाव और इसी को लेकर के विधानसभा चुनाव को लेकर के ये बड़ा कार्यक्रम बताया जा रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि वहां आपसी सिर फुटअव्वल और अनिर्णय की स्थिति है। भाजपा ने दूसरी सूची जारी कर दी है। भाजपा ने पूर्व विधायकों और वर्तमान विधायकों को एक बार फिर से मौका दिया है। कांग्रेस में जिस तरह की सिर फुटअव्वल है, जिस तरह का कांग्रेस में आपसी द्वंद्व चल रहा है, वहां नेताओं के सिर फुटअव्वल के चलते हुए जिस तरह से अनिर्णय की स्थिति है, वहां सूची जारी नहीं हो पाएगी। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी दूसरी सूची जारी करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी ने एक और सूची राजस्थान की जारी की है, जहां पूर्व विधायकों को, जो वर्तमान में विधायक है उनको, ऐसे सभी लोगों को पार्टी ने एक बार। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 18।